हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपना इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका क्या नाम है प्रियंका यादव यूपी पुलिस। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, जिसके लिए हमने ये सीरीज शुरू कर रखी है। टॉप 25 प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस हैं, ये सभी आप करेंगे, आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। और कुछ लोगों को तो ये पेपर में देखने को कहीं ना कहीं मिले ही होंगे। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है। आप मुझे लास्ट में बता सकते हैं कि आपके 25 में से कितने सही गए। तो चलते हैं एक मोटिवेशनल क्विट्स के लिए। क्या है, अगर तुम्हें कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है ना। तो खाकी लेना भी कोई असंभव काम नहीं है, बस आपकी इच्छा होनी चाहिए। खाकी लवर हो तो देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बिना टाइम को गवाए हुए। पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि सुल्तान बनने से पूर्व किसका नाम जौना खां था। बताओ, जौना खां किसका नाम था? अगर आपने पढ़ा है थोड़ा सा भी तो आपको पता होगा। आपको दिए मैंने कितने, 3 सेकंड दिए। अब आप बताएंगे कि किसका नाम था जौना खां। 3 सेकंड देने के बाद आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। क्या है? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का नाम था जौना खां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप बताएंगे कि किसके कितने क्वेश्चन सही गए। ठीक है, किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में हुआ था? 3 सेकंड है। माधवराव नारायण या माधवराव नारायण या बाजीराव द्वितीय। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, बताएंगे। तो ये पुराना टिक है जो आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब आप ऑप्शन बताएंगे। माधवराव नारायण, ये अलग अलग भी हैं, बाजीराव द्वितीय, वो सेम से नाम होते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माधवराव नारायण। बड़े ध्यान से देखते रहिए क्वेश्चन को। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने काउंट करते रहिए आपका कितना सही है कितना नहीं सही है। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसे कॉपी पे भी ले सकते हैं। 25 क्वेश्चन है, आप मुझे लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताएंगे ज़रूर। जो वो बताएगा नेक्स्ट अगली वीडियो में मैं उसका नाम लूँगी कि हाँ इनने इतने क्वेश्चन सही गए। अगर आप 20 से ऊपर आपके क्वेश्चन सही जाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अगला क्वेश्चन है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? आपको पता है अलीपुर बम कांड हुआ था, उसमें अरविंद घोष का बचाव, अरविंद घोष की एक फेमस बुक भी है, राइट किया था उन्होंने। क्या किया था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या? CR दास। ठीक है, अच्छा मैं आपको बता दूं, ये जो दिया हुआ है ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जिससे 3000 स्टूडेंट्स रोज़ मेरे से पढ़ाई करते हैं। रोज़ यहाँ पे क्विज चलती है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है प्रियंका यादव यूपी पुलिस, और मेरे यूट्यूब का भी नाम यही है, प्रियंका यादव यूपी पुलिस। जबकि मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जो है उसका नाम है प्रियंका यूपी पुलिस। 93,000 वहाँ पे फॉलोवर्स हैं। कितने? 93,000 फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पर। प्रियंका यूपी पुलिस माई इंस्टाग्राम ID है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हितोपदेश, अभिज्ञान शाकुंतलम, पंचतंत्र या कथा सरित सागर। ये क्वेश्चन इतना अच्छा है, अगर आप थोड़े से भी पढ़ने वाले होंगे तो आपके जहन में आ गया होगा तुरंत। 15 भारतीय भाषा और 40 विदेशी भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। तो इसका आंसर अभी मेरी फ्रेंड ने तुरंत एकदम बोला, क्या? पंचतंत्र। बिल्कुल सही कहा, पंचतंत्र इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। पंचतंत्र इसका आंसर, और पेपर में आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र से असफल लोगों की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? कहने का मतलब आपसे बस ये पूछ रहा है कि राष्ट्रपति शासन जो है वो किस में आता है, कौन से अनुच्छेद में आता है। तो आपको पता है 3 टाइप की वो होती है इमरजेंसी जो होती है, जो आपको पता होगा। राष्ट्रपति शासन सबसे पहले आता है, वो कौन से में होता है? आर्टिकल नंबर 356, 365, 360 या फिर 355। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 356, आर्टिकल नंबर 356। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिर्फ 25 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, और ध्यान से एक बार देखते रहिए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, लोकसभा को चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा को चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। थोड़ा सा कॉमन सेंस का सवाल, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भी इसका आंसर आप सही बता देंगे। आपको दिए कितने? 3 सेकंड, बताइए। तो इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा 25। बहुत बढ़िया। अगर आप इसमें से सही आंसर दे पा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है।
और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी चल रही है, उसको आपको ठीक करना है। और जब आपने 25 लोकसभा बता दिया तो 30 राज्यसभा अपने आप ही कॉमन में आ जाएगा आंसर। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है कैसा? विकेंद्रीकृत, एकीकृत, सामूहिक या फिर व्यवहारिक? तो आप बताएंगे कैसा है न्यायपालिका का स्वरूप, कैसा है? आप बताइए सुप्रीम कोर्ट कैसा है, कितने हैं? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी है क्या कोई? बताओ, सोच के बताओ, वैसे आपको पता चल जाएगा। विकेंद्रीकृत, एकीकृत, सामूहिक या फिर व्यवहारिक? तो इसका आंसर बिल्कुल सही समझे आप, एकीकृत। ठीक है, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? एकीकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने करी थी? पंचायती राज व्यवस्था 1977 में हुई थी, उसमें कई थी, बलवंत राय मेहता थी, अशोक मेहता थी और जिला परिषद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद क्या रखना है? आपको ये याद रखना है, ओहो, आपको क्या याद रखना है? 1977। अगर आपको 1977 याद रखना है, 1977 से आपको आंसर पकड़ में आ जाएगा। देखो 1977 में कौन सा हुआ था? जब आप बलवंत राय मेहता, अशोक और ये सब करेंगे तो हाँ बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा? अशोक मेहता। ठीक है, अशोक मेहता 1977 में हुई थी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताएंगे कि बलवंत राय मेहता कब हुई थी। ठीक है बहुत अच्छे आज के क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे। क्वेश्चन नंबर 9 में ये नाबार्ड से आ गया, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर। 82 में कि कब? 12 कितनी? पूरी डेट आप मुझे लिख के बताएंगे, मैं नहीं बता रही आपको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाबार्ड संबंधित है किससे? भारतीय कृषि विकास संस्था, भारतीय ग्रामीण विकास संस्था, भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक और राष्ट्रीय वित्तीय संस्था। मैं आपको नाबार्ड के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। नाबार्ड की जो स्थापना आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दूसरा बता दूँ, ये किसानों के लिए एक बैंक है, ग्रामीण बैंक, जिसमें से आपका इनका लेन देन का काम होता है, जो किसानों के लिए स्पेशली एक बैंक खोली गई है। तो आप इसमें से ऑप्शन पता ही चल गया, आप क्या बताने की ज़रूरत ही क्या है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड की स्थापना तुरंत ही आप पूरा एकदम मुझे लिख के बताएंगे और आंसर में बताएंगे कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। हिंट दे दिया मैंने आपको, इतना हिंट दे दिया, 12 तारीख भी बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? देखो कोई भी जब आकलन किया जाता है इकोनॉमिक्स का, तो हमेशा एक बेस ईयर रखा जाता है, जैसे आधार वर्ष कहते हैं। जैसे आप जनगणना मान लो, जैसे आप अगली जनगणना देखोगे तो इस हमेशा पिछली वाली जनगणना से कंपैरिजन किया जाता है, उसी आधार पर एक आधार वर्ष तय किया जाता है पिछली वाली को देखकर। तो इसमें औद्योगिक श्रमिकों की उपभोक्ता कीमत का पूछा जा रहा है, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2001। मुझे भी यही याद आ रहा है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मैंने कहाँ देखा है, अभी लास्ट किसी पेपर में देखा था, UPSSC का कोई पेपर हुआ था, वहाँ पे ये क्वेश्चन आया था। फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप दोबारा से याद दिला दिया, मेरा टेलीग्राम यही है, मेरा इंस्टाग्राम है प्रियंका यूपी पुलिस, जहाँ पे 93,000 फॉलोवर्स हैं। आप भी वहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया, हरित क्रांति को लेकर एक क्वेश्चन आ गया। हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन आंशिक रूप से बढ़ा था या आंशिक रूप से घटा था, या फिर अपरिवर्तित रहा था, या फिर तेजी से बढ़ा था? तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो है अपरिवर्तित रहा था, मतलब कोई चेंज नहीं आता। फिर क्यों? हरित क्रांति में गेहूं का बढ़ा था भाई, चावल से कोई मतलब नहीं था, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो 11 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए, और जल्दी से अपने 25 क्वेश्चन पूरे करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, पेट्रोलियम खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? तो खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? आग्नेय, नवनीत, या फिर प्राचीन, या फिर परिवर्तित? आपको दिए 3 सेकंड, आंसर बताएंगे कहाँ पर पाया जाता है खनिज तेल, बताओ। इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा, अगर आपको पता है, अगर नहीं पता है तो छोटी सी कॉपी लेकर लिखते चलो, अगर आपको सच में खाकी चाहिए तो। और मैं खाकी ही क्यों कहूँ, कोई भी वनडे एग्जाम होंगे आपको ये क्वेश्चन देखने को कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेंगे। प्राचीन संस्तरित चट्टानों में आपका पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ज्वालामुखी से रहेगा। वाओ, ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा मुख्य गैस कौन सी होती है? जो आपका ज्वालामुखी होता है, वैल्केनो होती हैं, जब ये ऊपर को ज्वाला उठती हैं जो ऐसे करके, तो इसमें से कौन सी गैस होती हैं, क्या क्या होता है जल वाष्प के अलावा, और कौन सी गैसेस होती हैं?
ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हो गया, या सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन हो गई, कौन सी हो गई? हम सबको पता है कि जब भी ज्वालामुखी फटता है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत निकलती है, और हाइड्रोजन की मात्रा तो होनी ही होनी है, क्योंकि उसमें से जो क्या बोलते हैं लावा निकलता है ना, नाइट्रोजन होती है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सी, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इसका आंसर हो गया। आप इसे लिख लेंगे कॉपी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश उसे कहते हैं जहाँ पर बारिश जो होती है पर्वतों की वजह से नहीं हो पाती है। नहीं हो पाती है या हो पाती है? नहीं हो पाती है, क्योंकि वो मैं बताती हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करके। जैसे ये पहाड़ है, अब डायग्राम भी नहीं बन रहा, मैं बताती हूँ एक सेकेंड। जैसे ये पहाड़ है, यहाँ से आई जब कोई हवा ऐसे करके चलती है तो कई बार ऐसे होते हैं जो इधर है वो बारिश नहीं हो पाती, इधर टकरा के इधर ही हो जाती है ना। तो ये आपने पढ़ा होगा, साउथ का एग्जाम्पल आपके लिए बहुत अच्छा है। साउथ इंडियन जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको वृष्टि छाया प्रदेश देखने को मिलेगा। कौन से? पूर्वी तंत्र पे, पूर्वी तरफ, पश्चिमी नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा वर्षा विहीन क्षेत्र, ठीक है। वर्षा विहीन, जहाँ पे वर्षा ना हो उसको कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। तो बिल्कुल सही रहा आपका। और दक्षिण का जब आप इतिहास ये ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे इसका आंसर भी मिल जाएगा। तड़ित झंझाओं का देश किसे कहा जाता है या किस नाम को जाना जाता है? तड़ित झंझाओं का देश। तो जहाँ पे बहुत सारे, या यूँ कह लो थंडर जहाँ पे आता है वो कौन सा है? म्यांमार है, थाईलैंड है, भूटान है, नेपाल है। तीनों ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप बताएंगे तड़ित झंझाओं का प्रदेश किसको कहा जाता है। 3 सेकंड आपको दिए, आपको बता दूं थंडरलैंड कौन सी है? भूटान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? आपने देखा होगा कभी गंगा यमुना नहाने गए हैं, कभी कभी कोई लोग जो होते हैं फंस जाते हैं तो वो खड़े होकर निकलने की कोशिश करते हैं, तो लोग बाग उनको सलाह देते हैं। क्या सलाह देते हैं? लेट जाओ लेट जाओ। कारण क्या होता है? साइंटिफिक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, या दाब व क्षेत्रफल में कोई संबंध ही नहीं है, या फिर उपयुक्त सभी कारणों से? तो बिल्कुल सही कहा, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। देखो ऐसे इंसान खड़ा है तो यहाँ पे ये प्रेशर पड़ रहा है तो और अंदर को धंसता चला जाएगा इंसान की नहीं धंसता चला जाएगा। अगर वो ऐसे करके लेट जाएगा, जब लेट जाएगा तो दाब कम हो जाएगा। और बिल्कुल साइंस में जो है एरिया का और प्रेशर का बिल्कुल अपना अपना पूरा संबंध है। कह रहे हैं कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है कोई संबंध नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। साइंस की 10th क्लास की बुक में ये बिल्कुल सीधा सीधा दिया हुआ है, दाब और क्षेत्रफल का संबंध, ठीक है। तो क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है और आप अंदर जल्दी से नहीं धंस पाएंगे। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आप मुझे आज बताएंगे ज़रूर कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए 25 में से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अति प्राचीन चट्टानों की आयु निर्धारण किसके द्वारा की जाती है? कहने का मतलब जो प्राचीन चट्टान होती है कैसे पता चलती है ये इतनी पुरानी चट्टान है? तो कार्बन डेटिंग से, या रेडियो कार्बन, या फिर यूरेनियम से, या फिर पोटेशियम आर्गन डेटिंग से? आप बताएंगे। आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं, क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है पोटेशियम आर्गन डेटिंग, ठीक है। क्या है? पोटेशियम आर्गन डेटिंग। अच्छा, कार्बन डेटिंग से भी एक चीज़ पता करी जाती है, वो बताओ वो क्या है? जो कार्बन डेटिंग से पता की जाती है वो क्या, किसकी उम्र है? अच्छा एक बात और बताओ, जो पेड़ होते हैं, ये जैसे पेड़ होते हैं, इनकी उम्र कैसे पता करी जाती है? ये मैंने कुछ हिंट दिया, आप मुझे ऑप्शन में बताएंगे, उसमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे मैंने क्या कर दिया है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत चीज़ों की जो है, वैसे तो ये चारों ऑप्शन सही हैं इस आंसर के लिए, नहीं, चारों से कुछ ना कुछ पता किया जाता है। फिलहाल प्राचीन चट्टानों का पोटेशियम आर्गन डेटिंग होता है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल बोर नहीं होने वाले आप। ये सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही वही उठाए हैं। फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। आपने कभी देखा है फोटोग्राफी जब करते हैं उसमें एक पदार्थ का नाम आता है सोडियम थायोसल्फेट, अमोनियम
मोलिब्डेट या सोडियम टेट्राथाइनोट या फिर बोरक्स। बोरक्स का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, बहुत ही इजी। और आंसर इसका मतलब जब ऑप्शन देखते ही याद आ गया मुझे तो इसका आंसर आप बताएंगे जल्दी से, 3 सेकंड दिया आपको। देखो बच्चों, धैर्य से अगर आप सभी लोग पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। देखो ये मत सोचो वैकेंसी कब आएगी, आप अपनी तैयारी पूरी रखो। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप कभी भी 5% भी कहीं पर भी मेहनत करते हैं, चाहे मान लो मैं अपने यूट्यूब का एग्जाम्पल क्यों ना दे दूँ, मैं अगर अपने यूट्यूब पर 5 मिनट का भी टाइम दूंगी तो ये कहीं ना कहीं मुझे बेनिफिट देगा। तो उसी हिसाब से जब मैंने कहीं पढ़ाई करी थी तो उसका बेनिफिट मुझे मिला, वैसे आपको भी मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट मतलब फोटोग्राफी में इसका आंसर चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ऐसा भी एक स्टैटिक का क्वेश्चन आता है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन, मैं आपको बता दूं पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। ऑप्शन एडवर्ड जेनर, सी बॉक्समैन, इयान फ्लेमिंग या फिर ए फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए फ्लेमिंग, ए फ्लेमिंग। देखो स्टैटिक क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, ये खोज करके आ जाता है, जैसे ऑक्सीजन की खोज है ना, हाइड्रोजन की खोज, ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको याद करके रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप रहा, क्या है क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था। हम सबको पता है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन 2011 तक नहीं दिया गया था। इसका मतलब 2011 के बाद उस भाषा में देने लगे। संस्कृत, सिंधी, कश्मीरी, कोंकणी। बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं, सिंधी में 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था, उसके बाद देने लगे थे। ऐसा क्वेश्चन पहले लोग कहते थे अरे ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, कैसा, जो 21वां क्वेश्चन है। हमेशा एक जो लूसेंट की बुक है या शायद कौन सी बुक है उसमें देते हैं, ऐसे एक एक पॉइंट दे देते हैं, बताओ ये कहाँ से संबंधित है। जैसे मैंने दे दिया ऐसे करके बैट बना दिया, मान लो ऐसे करके बैट बना दिया, ऐसे करके बताओ ये किस चीज़ से संबंधित है, बैट किस चीज़ से संबंधित है, तो आप बताओगे ना क्रिकेट से संबंधित है। इसी तरह से वो पूछ रहा है डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। डबल फॉल्ट, क्या ब्रिज में, क्या गोल्फ में, क्या क्रिकेट में या टेनिस में, किस में कहा जाता है डबल फॉल्ट, किस में कहा जाता है बताएंगे। टेनिस में, टेनिस में कहते हैं डबल फॉल्ट, ठीक है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपका दिमाग भी हिल रहा होगा भाई। बड़ा ताल कहाँ पर स्थित है, यूपी जीके का क्वेश्चन है। बड़ा ताल कहाँ पर स्थित है, पीलीभीत में, बरेली में, शाहजहांपुर में, वाराणसी में। अगर यूपी का कोई पेपर है तो यूपी जीके के 2 से 3 क्वेश्चन आना निश्चित है। बताओ बड़ा ताल कहाँ है, आप बताएंगे। 22वां क्वेश्चन है हमारा, बड़ा ताल आपका शाहजहांपुर में है। कहाँ पर, शाहजहांपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में वनांचित क्षेत्र है कितने, मतलब परसेंट में वन है। ज़्यादा होना चाहिए, मैं आपको बता दूं एक किसी देश में हमेशा 33% वन होने चाहिए। खैर ये तो ओवरऑल की बात हो गई। उत्तर प्रदेश में फ़िलहाल वनांचित क्षेत्र कितना है, तो आप बताएंगे कितना है। 7%, 8%, 9% या फिर 17%, बहुत कम है। कितना है, 7%, ठीक है। तो ये रहा मेरा टेलीग्राम ग्रुप। 23वें क्वेश्चन पर आ गए हैं, 2 क्वेश्चन लास्ट बचे हैं। गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम लोग कहाँ रहते हैं। वाओ, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा, ये 2000 उसकी जनगणना से क्वेश्चन ये उठाया गया होगा कि गरीबी रेखा में से नीचे सबसे कम लोग कहाँ रहते हैं। बागपत में, बहराइच में, बलरामपुर में या मेरठ में। अब आप बता देंगे। देखो मेरठ तो हो नहीं सकता, ठीक है, बहराइच, बलरामपुर या फिर बागपत। उसने ये नहीं कहा कि गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा वाले बागपत में नहीं, गरीबी रेखा से नीचे कम लोग। एक पैमाना होता है कि यहाँ तक के जो होते हैं ये गरीबी रेखा में काउंट होंगे, अगर इससे नीचे हैं तो गरीबी रेखा से नीचे माने जाएंगे। ये बागपत है, बागपत में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग गरीबी रेखा से भी कहीं नीचे हैं, सभी नहीं है बागपत में, लेकिन बागपत में कहीं ऐसे भी जगह है जहाँ पर गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं। और कुछ तो बहुत संपन्न है, यही तो हमारे देश में समस्या है। क्या है, जो संपन्न है कुछ तो बहुत ही संपन्न है, और जो कम है वो बेचारे काफ़ी कम है। चलिए हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या है, कहते हैं प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय और संपूर्ण देश में प्रति व्यक्ति आय के बीच अंतर कम हो रहा है,
बढ़ रहा है या फिर स्थिर है। इसका कोई भी बिना पढ़े आंसर बता सकता है कि क्या है। देश में प्रति व्यक्ति आय और संपूर्ण देश की प्रति व्यक्ति आय का बीच का अंतर हमेशा क्या हो रहा है, फिलहाल बढ़ रहा है। देखो मेरी सैलरी कितनी है और एक आम आदमी की सैलरी कितनी है, एक राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है, बहुत अंतर है। उनका तो बढ़ ही रहा है और हमारा हमेशा कम ही हो रहा है। तो ऑलवेज बढ़ रहा है, अंतर बढ़ रहा है। 26वां क्वेश्चन आपके लिए हमने दे दिया है कि ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है। आप इसे कमेंट बॉक्स में बता देंगे। 26वां क्वेश्चन जब आप नहीं बता पाएंगे तो मैं आपको कल बताऊंगी। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है। इट्स योर होमवर्क, ठीक है। देखो बहुत सारे घराने होते हैं, जैसे आगरा घराना, किराना घराना, बनारस घराना। जो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन पूछा जाता है वो लखनऊ या फिर बनारस घराने से पूछा जाता है। तो ठुमरी गायिका है ये गिरिजा देवी, इनका संबंध किससे है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। 26वां क्वेश्चन आपका हो गया होमवर्क। इसी के साथ आज की क्लास हो गई समाप्त। जो भी क्वेरी हो, जो भी क्वेश्चन हो, इन ऑप्शन से रिलेटेड कुछ पूछना हो, कुछ वैकेंसी से रिलेटेड पूछना हो, आप डायरेक्टली मुझे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट आपको मेरा पता ही है, प्रियंका यूपी पुलिस, और टेलीग्राम ये रहा आपके सामने, ठीक है। स्माइल के साथ पढ़ते रहिए, ज़िंदगी बहुत छोटी है, हमेशा स्माइल करते रहिए, ठीक है। सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। ओके बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।